हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके केंद्र सिंह क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक के एमसीक्यू। जो ये एमसीक्यू हैं वो आपको एसजीपीजीआई जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और नॉरफेट, पीजीआई, आरआरबी, डीएसएसबी, सीएचओ, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे आपको हर वीक में कम से कम एक एमसीक्यू की क्लास ली जाए। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है। तो आज क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ए नर्स इन ए डिलीवरी रूम इज असेसिंग with the delivery of a newborn infant. After the delivery, the nurse prepared to prevent heat loss in the newborn resulting from evaporation by। तो इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक नर्स है जो डिलीवरी रूम के अंदर एक न्यूबॉर्न इन्फांट को असेस कर रही है। ठीक है। और डिलीवरी के बाद में नर्स उस बच्चे की, उस न्यूबॉर्न की हीट लॉस को कैसे प्रिवेंट करेगी थ्रू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाली जो मैकेनिज्म है उसको कैसे प्रिवेंट करेगी हीट लॉस। हमने आपको बता दिया, सत्येंद्र सर ने भी पढ़ाया है, मैंने भी बताया है कि इवेपोरेशन होता क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। एक न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया होता है। हाइपोथर्मिया एक साइलेंट किलर होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं ये सभी हम पढ़ चुके हैं। जो के नर्सिंग क्लासेज से रेगुलर जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो गलत कर नहीं सकते। कोशिश करिए, आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप सभी अपने आंसर डालिए। ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है वार्मिंग द क्रेप पैड। ऑप्शन बी है टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। ऑप्शन सी है क्लोजिंग द डोर टू द रूम। ऑप्शन डी है ड्राइंग द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट। सभी आंसर बताइए। ठीक है। जिसको आंसर पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दो। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप सभी को अपन देख लेते हैं इसका राइट आंसर डी क्यों है। पहले अपन इसके गलत आंसर की तरफ देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं कि हीट लॉस किन किस मैकेनिज्म की तरह होता है। हीट लॉस हीट लॉस अपन ने देखा रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशन के थ्रू इसमें कौन सा ऑप्शन है, टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। अगर रेडिएंट वार्मर बच्चे के हेड की तरफ रहेगा तो जो ज्यादा हीट है, हीट वाली साइड से कोल्ड वाली साइड की तरफ रेडिएशन के थ्रू हीट जा रही है, तो उसके थ्रू अपन रेडिएशन वाली प्रोसेस को हीट लॉस से प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं कंडक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं वे क्लोजली टच में होते हैं। तो इसमें वार्मिंग द क्रैप पैड, अगर क्रैप पैड को हम वार्म कर देंगे तो बच्चे को भी हीट लॉस से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस कौन सी है, ये कंडक्शन वाली प्रोसेस है। ऑप्शन 3 अपन देख लेते हैं, क्लोजिंग द डोर टू द रूम। अगर मैं रूम को बंद कर देता हूँ, रूम के बाहर जो ठंडी हवा है वो कमरे के अंदर ना आए, ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कन्वेक्शन। ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन डी है ड्राइंग द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट। ये राइट आंसर है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अगर जो बच्चा है वो मदर के यूटेराइन एनवायरनमेंट से आया है, उसका टेम्परेचर 98 पॉइंट लगभग 6 के अराउंड है फ़ारेनहाइट के, वो जैसे बाहर आया उसका बच्चे का मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं कि वो हीट लॉस से अपनी बॉडी खुद प्रिवेंट कर ले। उसको अपने को खुद से प्रिवेंट करना पड़ेगा। कैसे प्रिवेंट करेंगे, शरीर को पहले पहुंचेंगे, क्योंकि उसके शरीर पे एमनियोटिक फ्लूइड लगा हुआ है। अगर उसके शरीर पे एमनियोटिक फ्लूइड लगा है, वो ठंडा है और उसकी बॉडी है वो गर्म है, वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको वाष्प में बदलने से पहले उसको शरीर को एक गर्म ब्लैंकेट से उसको पहुंच देंगे, तो उसको अपन इवेपोरेशन वाली प्रोसेस को अपन ब्लॉक कर देंगे। और ये करके उसके बाद में बच्चे को मदर की एब्डोमेन पे लेटा देंगे। ठीक है। आपको सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग circumcision and note that circumcised area is red with a small amount of bloody drainage. Which of the following nursing action would the most appropriated? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक न्यूबॉर्न इन्फेंट का सर्कमसिएशन हुआ है, मतलब खतना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में वो एरिया है वो रेड और वहां से स्मॉल ब्लडी ड्रेनेज हो रहा है, तो नर्स को कौन सा एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटेड रहेगा।
सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना है आपको ठीक है, उसमें क्या कहना चाह रहा है, ये लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि नर्सिंग का सबसे एप्रोप्रिएटेड मतलब कौन सा एक्शन नर्सेज का ठीक रहेगा। अब सभी ऑप्शन को बारी बारी देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। इसका मतलब ये कि ये जो फाइंडिंग आई है मतलब वो एरिया रेड और स्मॉल ब्लडी ड्रेनेज है, वो जो ये फाइंडिंग आई है इसको ये नॉर्मल मान के इसको डॉक्यूमेंट कर लेगी। ऑप्शन बी है कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। अगर आपको ये कंडीशन रोस्ट लग रही है, ये कंडीशन आपको ठीक नहीं लग रही, तो अपन फिजिशियन से कांटेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी है सर्किल द अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज। जो ब्लडी ड्रेनेज है उसके अमाउंट को अपन सर्किल करेंगे मतलब नोट डाउन कर लेंगे एंड ड्रेसिंग, वहां पे ड्रेसिंग करेंगे और उसको रीअसेस करेंगे 30 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन सी कहना ये चाह रहा है। ऑप्शन डी रीइंफोर्स द ड्रेसिंग, मतलब वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो ठीक नहीं है, उसको अपन फोर्स के थ्रू उसको ड्रेसिंग दोबारा से करेंगे। तो आपको क्या आंसर लग रहा है सभी दोस्त अपने जो भी आपके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। ये जो फाइंडिंग है वो राइट है, क्योंकि जब जब भी बच्चे को सर्कमसिजेशन होता है इसमें क्या होता है, जो पेनिस के ऊपर की जो फोर स्किन है उसको हटाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दोस्तों ब्लड का ड्रेनेज भी होता है और वो हील करेगा तो रेडनेस भी आएगी और येलो स्प्रूलेंट डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, ये हीलिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या नहीं करेंगे अपन, अगर ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो अपन फिजिशियन में कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि ये नॉर्मल फाइंडिंग है। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड डिस्चार्ज नहीं हो रहा। अगर ब्लड डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो ऑप्शन सी भी ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रीअसेस और ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है कि एक फोर्सफुल ड्रेसिंग लगाएंगे, मतलब वहां पे अगर ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसमें क्या करते हैं, एक गोज लेते हैं और प्रेशर के थ्रू उस पर लगाया जाता है जिससे कि ब्लड लॉस रुक जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अपन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको क्या सलाह देंगे, उसको सलाह देंगे कि बच्चे की पोटी को इस एरिया से दूर रखें, उसको साफ सफाई रखें थोड़ी बच्चे की। ठीक है, अपन भी कोशिश करेंगे कि वो एरिया स्टाइल रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। आप सभी ऐसे ही साथ में रहें और हमारे साथ मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। A nurse in newborn nursery is monitoring a monitor a preterm newborn infant for respiratory distress syndrome. Which assessment sign, if noted in the newborn infant, would alert the nurse is possibility of the syndrome? आप ये क्वेश्चन देख लो और उसके बाद में ऑप्शन ठीक से समझना। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक न्यूबॉर्न नर्सरी में एक नर्स है और एक प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मॉनिटर कर रही है। कौन सा साइन, अब देखो दोस्तों इसमें कह रहा है कौन सा साइन एक न्यूबॉर्न इन्फेंट का अलर्ट साइन है कि यह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ उसको लेके जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, साइन और कौन सा अलर्ट साइन कौन सा है। ऑप्शन सभी देखो बारी बारी से। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शन। ऑप्शन सी एक्रोसाइनोसिस एंड ग्रंटिंग। ऑप्शन डी द प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट विद ग्रंटिंग। सभी दोस्त कमेंट करके बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से। तो सभी ऑप्शन बारी बारी से देखें, उससे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। जब बच्चा प्रीटर्म हो जाए, जब प्रीटर्म होता है तो उस बच्चे में आपको पता है 34 वीक के बाद में बच्चे में सरफेक्टेंट, जो सरफेक्टेंट होता है वो एल्वोलाई पे जो सरफेक्टेंट जो मौजूद होता है वो क्या करता है, जो एक्सप्रेशन की प्रोसेस होती है उस पे सरफेस के ऊपर जो टेंशन है उसको कम करता है, जिसके वजह से एक बराबर से एल्वोलाई संकुचन करती है और फैलती है। मतलब वो एक अच्छी प्रोसेस है। वो अगर नहीं होगी तो बच्चे में एल्वोलाई सिकुड़े रह जाएंगे। अगर वो नहीं होगी तो बच्चा प्रॉपर से
सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और वो नहीं होगा तो धीरे धीरे बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले जो क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो सिम्टम होगा वो आपको नेजल फ्लेयरिंग बताया था मैंने, पर इसमें वो ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो मेंटेन हो जाए, शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है वो मेंटेन हो जाए, वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सबसे पहले टेकिपनिया देखने को मिलेगा और रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक्रोसाइनेसिस या ग्रंटिंग साउंड ये सभी लेट सिम्टम है, ना कि पहले वाले सिम्टम है। एक्रोसाइनेसिस क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक्सट्रीमिटी का क्या होना, ब्लूइश कलर का हो जाना। अगर एक्सट्रीमिटी ब्लूइश कलर की हो जाती है उसको एक्रोसाइनेसिस कहते हैं। वे लेट सिम्टम है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, टेकिपनिया और रिट्रैक्शन। आपने 3 क्वेश्चन देख लिए, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नर्स इन न्यूबॉर्न नर्सरी इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट। द नर्स इज प्रिपेयर टू measure the head circumference of the infant. The nurse would most appropriately। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एक नर्स है जो न्यूबॉर्न नर्सरी में परफॉर्म कर रही है न्यूबॉर्न इन्फेंट की असेसमेंट। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो न्यूबॉर्न केयर अपन ने पढ़ा था उसमें सबसे पहले न्यूबॉर्न के लिए क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में इंटरवेंशन करते हैं। तो असेसमेंट कर रही है और उसके बाद में वो प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, हेड सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएटेड हेड सर्कमफेरेंस कहां से नापते हैं वो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रैप द टेप आपको पता है किसके थ्रू नापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रैप द टेप मेजर अराउंड द इन्फेंट हेड एंड मेजर जस्ट अबव द आईब्रो। ऑप्शन बी, प्लेस द टेप मेजर under the infant head, the base of skull and wrap around the front just above the eye. Option C, place the tape measure under the infant head, wrap around the occiput and measure just above the eye. Option D, place the tape measure at the back of infant head, wrap around across the ear and measure across the infant mouth. दो जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा एरिया। हेड का सबसे बड़ा एरिया कहाँ पे आएगा, हेड का सबसे बड़ा एरिया आएगा कि अगर मैं टेप को यहाँ से फ्रंट से लेके इन्फेंट के हेड के फ्रंट से लेके ऑक्सीपिट वाला पार्ट है उसकी तरफ लेके जाऊं और उसका जो जस्ट अबव द आई के जस्ट अबव हो तो ये सबसे बड़ा एरिया आता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना ऑक्सीपिट और जस्ट अबव द आई, जस्ट अबव द आई और ऑक्सीपिट दोनों एरिया अगर कवर हो रहे हो तो वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अपने 4 क्वेश्चन देखे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट विद हाइपर बिलिरुबिनेमिया who is being breastfed. The nurse provide which most appropriated instruction to the mother। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एक नर्स है वो पोस्टपार्टम मदर को इंस्ट्रक्ट कर रही है न्यूबॉर्न के लिए, जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर हाइपर बिलिरुबिनेमिया है, तो और उसको ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो नर्स कौन सी इंस्ट्रक्शन देगी मदर को। ऑप्शन ए है स्विच टू बोटल फीडिंग द बेबी फॉर 2 वीक। ऑप्शन बी है स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बोटल फीडिंग परमानेंटली। ऑप्शन सी है फीड द न्यूबॉर्न इन्फेंट लेस फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन डी है कंटिन्यूस टू ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 4 आवर। तो आपको पता होना चाहिए हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या होता है। अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 4 आवर। आपको पता है जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, यूरिन और स्टूल के थ्रू। अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती रहेगी कंटिन्यू टाइम टू टाइम तो उससे क्या होगा, बोवेल मूवमेंट होगा, उसका स्टूल फॉर्मेशन होगा। अगर स्टूल फॉर्मेशन होगा
तो धीरे धीरे बिलिरुबिन शरीर से बाहर की तरफ जाएगा और वो उस कंडीशन को धीरे धीरे कम करेगा। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सभी ऑप्शन है वो बकवास हैं, खाली आपके ध्यान भटकाने के लिए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A nurse on the newborn nursery floor is caring for a neonate. On assessment, the infant is exhibiting sign of cyanosis, tachypnea, nasal flaring, and grunting. Respiratory distress syndrome is diagnosed, and the physician prescribed surfactant replacement therapy. The nurse would prepare to administer this therapy by। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? किसी बच्चे को क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, और फिजिशियन ने क्या कहा है? उस बच्चे को अपन सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। तो नर्स को किसके लिए तैयार होना चाहिए? कौन से रूट के थ्रू देंगे? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है खाली कि जो सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो कौन से रूट के थ्रू दी जाती है। ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रिपरेशन इनटू द लंग्स थ्रू द एंडोट्रेकियल ट्यूब। ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आप सभी ने पढ़ा है सर्फेक्टेंट कोई इंजेक्शन के थ्रू नहीं दी जाती, ये डायरेक्ट लंग्स के अंदर दी जाती है एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न इन्फेंट who was born to a mother who is addicted to drugs. Which of the following assessment finding would the nurse expect to note during the assessment of newborn? ये क्वेश्चन में देखना है, एक्सपेक्ट कौन सी चीज एक्सपेक्ट करेगी। कभी कभी आता है इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, ठीक है, वो सभी आपको देखना है। तो जो मदर है वो एडिक्टेड है ड्रग्स के लिए, तो नर्स कौन सी फाइंडिंग न्यूबॉर्न में देखेगी? ऑप्शन ए स्लीपिंगनेस, ऑप्शन बी कडल व्हेन बीइंग हेल्ड, ऑप्शन सी लेथार्जी, ऑप्शन डी इंसेशन क्राइंग। तो ऑप्शन देख लिया आपने सभी। अब देख लो कि बच्चा सोएगा या फिर कडल करेगा जब अपन उसको हेल्ड करेंगे, या फिर लेथार्जी बिल्कुल आलसी की तरह पड़ा रहेगा, या ऑप्शन डी क्राइंग करेगा। तो जब मदर जब ड्रग से एडिक्टिव होती है उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बहुत ज्यादा क्राई करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ए विटामिन के इंजेक्शन टू ए न्यूबॉर्न इन्फेंट। द मदर आस्क द नर्स व्हाई हर न्यूबॉर्न इन्फेंट नीड दिस इंजेक्शन। द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय नर्स वुड बी। हमने पढ़ा था इंजेक्शन विटामिन के बारे में कि विटामिन के इंजेक्शन कौन सी साइट से दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विटामिन के इंजेक्शन न्यूबॉर्न को दे रही है एक नर्स। उसकी माँ पूछती है कि ये इंजेक्शन मेरे बच्चे को क्यों दिया जा रहा है। तो नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन ए योर इन्फेंट नीड विटामिन के टू डेवलप इम्यूनिटी। नर्स कहेगी तुम्हारे बच्चे को विटामिन के इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप की जाए। ऑप्शन बी विटामिन के विल प्रोटेक्ट योर इन्फेंट फ्रॉम हैविंग जॉन्डिस। जॉन्डिस से बचाएगा आपको बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन। ये ऑप्शन सी न्यूबॉर्न इन्फेंट आर डेफिशिएटेड इन विटामिन के एंड दिस इंजेक्शन प्रिवेंट योर इन्फेंट फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ऑप्शन डी न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव स्टेराइल बोवेल एंड विटामिन के प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन बोवेल। आप सभी को मैंने उस टाइम बताया भी था कि इसका राइट आंसर क्या होगा जब अपन ने क्लास ली थी इम्यूनाइजेशन के बारे में। थोड़ा बहुत बच्चे को जब न्यूबॉर्न होता है उस टाइम कौन कौन से वैक्सीन दी जाती है, विटामिन के इंजेक्शन क्या रूट होता है, क्या डोज होती है, वो सभी मैंने बताया था। उसके लिए आपको क्लास देखनी होगी हमारी। पर यहाँ पे हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर बात करते हैं विटामिन के, कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता, ना ही कोई बच्चे को जॉन्डिस से प्रिवेंट करता। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन सी और डी में। जो डी को अपन कैसे नेगलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। डी इसमें क्यों नहीं आएगा? जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है
उसका स्टेराइल बोवेल है। ये बात बिल्कुल राइट है, उसकी जो बोवेल है वो स्टेराइल है। और हमें पता है बोवेल में ही जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो सभी ही विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन बच्चे में विटामिन के कोई प्रमोट नहीं करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। वो करेगा अगर बच्चे के अंदर धीरे धीरे, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा और बोवेल के अंदर धीरे धीरे स्टूल फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे वहां पे बैक्टीरिया होंगे, इस वजह से विटामिन के का प्रमोट होगा। ना कि विटामिन के वहां पे प्रमोट करने वाला है बैक्टीरियल ग्रोथ को। विटामिन के थोड़ा टेम्परेरी वो बच्चे के जो बच्चा है उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने वाला है। ठीक है, विटामिन के यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं प्रमोट करेगा, ये सिर्फ प्रिवेंट करेगा एबनॉर्मल ब्लीडिंग को। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं नवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए नर्स इन ए न्यूबॉर्न नर्सरी रिसीव ए फोन कॉल टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन ऑफ 43-week gestational newborn with APGAR score 1 and 4. In planning for the admission of this infant, the nurse highest priority should to be. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चा है वो 43 वीक की गेस्टेशनल एज पे है और उसका एपगार स्कोर है 1 और 4। 1 और 4 कब कब का होगा? मैंने आपको बताया था पहला एपगार स्कोर कब करते हैं 1 मिनट की एज पे और दूसरा एपगार स्कोर 5 मिनट की एज पे। जो पहला एपगार स्कोर आया 1 मिनट की एज पे उसका स्कोर आया 1 और दूसरा आया 4 और उसको फोन कॉल पे ये उसको जानकारी मिली है। तो नर्स किसके लिए तैयार रहेगी यहाँ पे? ऑप्शन ए है कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बैक टू ऑक्सीजन आउटलेट। ऑप्शन बी है टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर। ऑप्शन सी है सेट अप द IV लाइन विद 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ऑप्शन डी है सेट द रेडिएंट वार्मर कंट्रोल टेम्परेचर एट 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को पता है कि अगर एपगार स्कोर 1 और 4 आ रहा है, ये कौन सी कंडीशन है? बच्चे को स्ट्रेस लेवल क्या है? बहुत ही सीवियर है। इसके लिए सबसे पहले अपन बच्चे का एयरवे की तरफ ध्यान देने वाले हैं, एयरवे प्रिवेंट करने वाले हैं। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले कनेक्ट द रिसक्सिटेशन बैग टू द ऑक्सीजन आउटलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अपन ABC की तरफ ध्यान देंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, फिर चेस्ट, फिर अपन कंप्रेशन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन के इज प्रेस्क्राइब फॉर ए नियोनेट। ए नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन इन विच मसल साइट। आपको मैंने बताया था उस टाइम पे विटामिन के इंजेक्शन कौन से रूट और कौन सी साइट पे दिया जाता है विटामिन के इंजेक्शन। ये बहुत ही इजी है। इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में और मैं इसका आंसर आपको वहीं पे बताऊंगा। आप सभी जिन जिन को पता है वो सभी कमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी हमने बनाए हैं इसकी हमारे पास एक PDF भी है विद रैशनल। अगर सभी आप जो भी लोग हैं जिनको ये PDF चाहिए, मैं आपको एक PDF दिखा देता हूँ। ये PDF है, इसके अंदर क्वेश्चन विद रैशनल है आपके पास में। अगर आपको सभी को ये PDF चाहिए तो हमारे के नर्सिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर जो है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। थैंक यू।